जो अप्लाई नहीं कर सकते। हमारे साथ मौजूद है हामिद नबील साहब, वीज़ा कंसल्टेंट भी हैं, इमिग्रेशन एडवाइज़र भी हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको हामिद। थैंक यू सो मच। हामिद साहब, वैसे तो ये वीज़ा कहीं पर भी जाना हो आजकल पाकिस्तानियों के लिए तो हर जगह पर ही जाना मुश्किल हुआ है, लेकिन जो अमेरिका की जानिब से इस वक्त इमिग्रेशन पॉलिसीज़ मुरतब की जा रही हैं वो तो काफ़ी क्रूशल सी हैं कि आप अगर मोटापे का शिकार है नहीं जा सकते, ज़ियाबतीस का यानी शुगर का मरीज़ है तो नहीं जा सकते। क्या ये सच है या रूमर्स हैं, और किन किन लोगों पर ये अप्लाई होगा? कोई अगर घूमने फिरने के लिए जा रहा है उस पर भी, एजुकेशन के लिए जा रहा है उस पर भी, या परमानेंट सिर्फ जो वहाँ पर रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं उनके लिए? देखिए, यहाँ पर हमें पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि विच थिंग्स नीड टू बी इम्पॉर्टेंट। वन, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द शॉर्ट टर्म वीज़ा, अगर आप टूरिज्म वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देन यू डोंट नीड टू गेट द मेडिकल टेस्ट। ओके। इन द सेम टाइम अगर आप लॉन्ग टर्म वीज़े के लिए जा रहे हैं देन यू शुड गो फॉर डैट। अब ये जो डायबिटिक और ये जो ओवर वेट की एक रूमर चल रहा है, ये चीज़ एडमिट तब की जा सकती है जब वंस दिस थिंग इज़ ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड बाय देयर वेबसाइट। अदर देन दिस, उससे पहले तो डेफिनेटली मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि किसी को इस बात पे ट्रस्ट करना चाहिए। जब ये चीज़ ऑफिशियल हो जाए, उनकी वेबसाइट पे मेंशन हो जाए, देन यू कैन गो फॉर दैट। अदरवाइज और मुल्क ने इस तरह की पॉलिसी इससे पहले आई नेवर हेयर्ड बिफोर। टीबी का थोड़ा सा इशू है, हेपेटाइटिस का थोड़ा सा इशू है, ये वाले पेशेंट्स ट्रैवल नहीं कर सकते फॉर द लॉन्ग टर्म वीज़ा। वंस अगेन मैं मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म वीज़े के लिए जा रहे हैं तो देन देयर इज़ नो नीड टू गेट द टेस्ट। ठीक है। अच्छा नबील साहब, ये भी बताइएगा कि क्या वजह क्या लगी है बज़ाहिर? अभी तो र्यूमर्स आप बता रहे हैं और रिटन फॉर्म में ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की गई, लेकिन मुमकिन वजूहात क्या हो सकती हैं इस तरह का डिबेट शुरू होने की भी? और अगर किसी का इलाज चल रहा है और स्टेजेस भी देखी जाएंगी, ये कितना सवेर इसको ये मर्ज़ लाहक है, या बस अगर किसी के रिपोर्ट में ऐसा कुछ आ गया है, चाहे टीबी हो, शुगर हो या ओबेसिटी, मोटापे का शिकार है, तो उसका रिजेक्शन यकीनी है? इफ़ यू हैव 0.1% इन योर रिपोर्ट, कोई भी लाइक डिजीज़ है, वो है डायबिटीज़ है, वो ओवरवेट की है, वो टीबी है, हेपेटाइटिस है, व्हाटसोएवर इट इज़, वो डेफिनेटली इट शुड इम्पैक्ट ऑन योर वीज़ा। ओके। आप आगे फर्दर मूव ऑन ही नहीं कर सकते। अगर आपके पास ये ऐसी कोई भी बीमारी है तो अल्टीमेटली आप फर्दर मूव ऑन नहीं कर सकते। वंस योर रिपोर्ट क्लियर देन यू कैन अप्लाई। अच्छा, समटाइम प्री डायबिटिक भी तो होता है और वो प्रॉपर शुगर में या ज़ियाबतीस में उसको शुमार नहीं किया जाता, उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, वो रिवर्स भी हो जाता है। तो क्या इस हवाले से कोई क्लियर डायरेक्शन सामने आई है या अभी इंतज़ार करना चाहिए? आपको जब भी कोई डिजीज़ डायग्नोज होती है उसके बाद उसका ट्रीटमेंट है जी। वंस यू गेट योर ट्रीटमेंट एंड यू क्लियर योर रिपोर्ट तो आप अप्लाई कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। आपकी प्रीवियस रिपोर्ट का उस न्यू रिपोर्ट पे कोई इम्पैक्ट आता नहीं है। वहाँ री-वेरीफाई ज़रूर कर सकते हैं, वो अपने एक सिलेक्टेड उनके लेबॉर्टरीज हैं, वहाँ से अगर टेस्ट करवा रहे हैं तो दे गोना गिव द वीज़ा इफ़ यू हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। इट्स ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन, इट्स ऑल अबाउट द ऑथेंटिसिटी कि आप किस तरह अप्लाई कर रहे हैं एंड हाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स अ वीज़ा एप्लीकेशन। अच्छा, अगर कोई सवेर किसी मेडिकल इशू का शिकार है, कोई बीमारी का शिकार है और वो वीज़ा उसी बीमारी के इलाज के लिए लेना चाहता है, तो उसके लिए क्या कुछ इसके अंदर सहूलत होगी? क्योंकि वो तो ऑलरेडी बीमार है और उसने अपना इलाज ही करवाने जाना है, फिर वो डायबिटिक भी है या फिर वो हार्ट पेशेंट भी है, वो किसी सर्जरी के लिए जाना चाहता है, उसके लिए क्या कवानीन होते हैं? देखें, इफ़ डैट प्रॉब्लम सोल्यूशन इज़ नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान तो अल्टीमेटली फिर आप ट्रैवल करते हैं आउट ऑफ कंट्रीज़ भी। आपको पता है कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसका अगर सोल्यूशन पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल तो यू कैन ट्रैवल द आउटसाइड पाकिस्तान, देयर इज़ नो सच इशू इन इट। पर उसके लिए आपके पास प्रॉपर ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, प्रॉपर रिपोर्ट्स होनी चाहिए, प्रॉपर हॉस्पिटल्स के रिकमेंडेशंस होने चाहिए कि वी आर नॉट सपोज टू ट्रीट यू हेयर एंड यू कैन फ्लाई टूवर्ड्स USA। आपको पता है इस तरह के काम तो डेफिनेटली पाकिस्तानी हैं, हम लोग करते रहते हैं। कितने ऐसे लोग हैं, लाइक जाहिर है डेफिनेटली हमारे पास जुगाड़ तो अवेलेबल है हर टाइम। लाइक वी आर सपोज टू गो फॉर द फेक डॉक्यूमेंटेशन, हम फेक डॉक्यूमेंट बना देते हैं किसी को भी। मैंने पिछले दिनों एक क्लाइंट से सुन रहा था कि ही गोना प्रिपेयर द कैंसर डॉक्यूमेंट्स फॉर देयर ब्रदर। अच्छा, कि जी हम इसको कैंसर का पेशेंट डिक्लेयर करके तो उसके बाद हम ट्रैवल करेंगे। मतलब सिनेरियो इज क्वाइट वर्स्ट नाउ। अच्छा, ये सिलसिला तो अभी ये नए रोज़ तो अभी इम्प्लीमेंट होंगे और अभी आपने जिस तरह बताया कि प्रॉपर इसका रिटर्न कोई हिदायतनामा जारी भी नहीं हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि अगर कोई इमिग्रेशन के अप्लाई करता है, वीज़े के लिए अप्लाई करता है, तो वो तो कई महीने कई साल भी लग जाते हैं। तो जो पुरानी दरखास्तें होंगी, एप्लीकेशन होंगी, उनके ऊपर ये नया रूल अप्लाई होगा या अब जो उसको दरख्वास्त देगा ये नया रूल सिर्फ नए आने वालों पे, नए अप्लाई करने वालों पे? बेसिकली दे आर वर्किंग फॉर द स्क्रूटनिंग ओनली। वो स्क्रूटनिंग अपनी टाइट कर रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल कर रही है हर कंट्री, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम द पाकिस्तान गोना इंक्रीज डे बाय डे।
if you are supposed to strict your scrutining, तो ultimately you will get the low number of application. वो बस ये चाह रहे हैं. उसके अगेंस्ट डेफिनेटली आए दिन कोई ना कोई न्यू अमेंडमेंट आती है. पिछले दिनों आपने सुना था H1B पे एक न्यू पॉलिसी उन्होंने अप्लाई की कि इफ एनी एम्प्लॉयर गोना हायर एनीवन फ्रॉम द आउटसाइड द USA, तो ही शुड गो फॉर द $1 lakh पर एनम. उसको वो लाइक पेनल्टी आप कह लें या उसको लाइक एक टैक्स की फॉर्म में उसको चार्ज किया जा रहा है. बिल्कुल सही. अच्छा, हम सब क्या गलतियां कर देते हैं हम वीज़ा अप्लाई करते वक्त? बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो कंप्लेन करते हैं कि हमारी तो बड़ी अच्छी स्टेटमेंट भी थी, अमाउंट अच्छी खासी बैंक के अंदर मौजूद थी, इसके बावजूद हमें रिजेक्ट कर दिया गया, हमें वीज़ा नहीं दिया गया. कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हम वीज़ा अप्लाई करते वक्त करते हैं और कितनी स्टेटमेंट मैक्सिमम या मिनिमम होनी चाहिए? देखें, जब भी आप किसी कैटेगरी में अप्लाई करें तो हर कैटेगरी में एक डिफरेंट सिनेरियो है. अगर आप F1 कैटेगरी स्टडी वीज़े में जा रहे हैं तो वहाँ पर डिफरेंट सिनेरियो है. वहाँ पर आपने अपनी रिमेनिंग फ़ीस और लिविंग एक्सपेंस जितना भी टेन्योर आपने वहाँ पर स्टडी करना है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में अवेलेबल होना चाहिए. मेनली जो इशू आता है रिजेक्शन का वो आता है अनअवेयरनेस ऑफ नॉलेज. व्हेन यू आर डूइंग योर एप्लीकेशन बाय योर ओन सेल्फ, तो अल्टीमेटली यू शुड गेट द प्रॉपर नॉलेज बिफोर. If you don't have knowledge, so ultimately you will get the rejection. There is a high ratio of the visa rejection because unawareness of knowledge है. ठीक है. हमारे लोगों को आइडिया ही नहीं है कि what they need to fill. Okay. उनको एप्लीकेशन किस तरह फिल करनी है, क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने ऐड करनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हाइड करनी है. वो जब कुछ ज़्यादा ही ओपनली चल रहे होते हैं फिर डेफिनेटली डिफरेंट सिनेरियो आ जाता है. ओके. अच्छा, ये भी बड़ा पूछा जाता है कि उसका अर्निंग सोर्स क्या है. आपकी अमाउंट तो आपके अकाउंट में पड़ी हुई है, बिल्कुल ठीक है, आपने इतना बैंक बैलेंस शो कर दिया है, पर उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से आ रही है, ये तरीक़ाकार बताना भी कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि लोग समटाइम ये नहीं बता पाते. बस ये पता होता है कि इतना मेरे पास पैसा पड़ा है और स्टेटमेंट निकाल के लगा देते हैं. सोर्स ऑफ इनकम कितना ज़रूरी है बताइएगा, और रिजेक्शन की कितनी बड़ी वजह बनता है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ़ यू डोंट हैव प्रूफ ऑफ फंड्स. आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया वाज गिविंग अस वीज़ा बैक टू बैक. एक नंबर ऑफ वीज़ास इशू कर रहा था ऑस्ट्रेलिया. जब ऑस्ट्रेलिया को पता लगा कि द फाइनेंसेस गोना मैनेज देयर, हमारा यहाँ पर स्टूडेंट आता है एंड दे आर नॉट सपोज टू सर्वाइव, क्योंकि उनको तो पता होता है कि इसके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, ही कैन ईजीली सर्वाइव देयर. और जब सिचुएशन देखते हैं तो वो क्वाइट टोटली ऑपोजिट है. फिर उनको आइडिया होता है कि ये जो एक बैंक स्टेटमेंट का डॉक्यूमेंट साथ अटैच किया जा रहा है, दैट इज़ नॉट अ लेजिटिमेट वन. तो नाउ वी नीड अ प्रूफ ऑफ फंड्स एज वेल. आपने अपनी FBR रिटर्न्स भी प्रोवाइड करनी है, आपने अपने टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करने हैं. आपने ये भी उनको बताना है कि फ्रॉम वेयर यू गेट द मनी. बिल्कुल सही. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चलें, आप किसी भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, इवन कि आप UK में अप्लाई करते थे विद अ फ्लैट बैंक स्टेटमेंट, लेकिन अब UK को ना आस्क यू कि पैसे कहाँ से आए हैं आप बताएं. फिर वो अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं जुगाड़. अच्छा, ये जो 2-3 ममालिक हैं, घूम फिर के जितने भी हमारी यूथ है उनकी नज़रें या अमेरिका पे होती हैं या UK पे होती हैं, या फिर तीसरा मुल्क ऑप्शन आ जाती है कनाडा की. बिल्कुल. आपकी राय क्या है? आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है, आपकी कंपनी भी है जो फैसिलिटेट करती है वीज़े के मामलात में, इमिग्रेशन के मामलात में. अब बच्चों को, यूथ को मैसेज क्या देंगे स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और स्टडी के बाद फर्दर अपना फ्यूचर अगर वो प्लान करना चाहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से? क्योंकि यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, बल्कि डिस्करेज किया जा रहा है. लाखों की तादाद में हम देख रहे होते हैं प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं. इंडियंस के लिए तो वैसे हर जगह पर दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, मुतासर हम भी हो रहे हैं किसी हद तक. एग्जैक्टली. बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे हैं? यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, दीगर ममालिक में, जहाँ पे वो स्टडी भी और फर्दर भी अपने फ्यूचर को प्लान करें? देखिए, अगर आप राइट नाउ यहाँ पर बात करेंगे तो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की प्रोफाइल कैसी है. अच्छा. इफ द स्टूडेंट वांट गेट गुड स्कोर इन द लैंग्वेज टेस्ट एंड ही हैव अ लो परसेंटेज इन हिज डिग्रीज एज वेल, तो आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि आप UK वाली साइड पर जाएं. ठीक है. UK वाली साइड पे आप सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ना जाएं. आप वहाँ पर जाएं फॉर द एक्सपोजर, फॉर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स शेंजन. कि आप UK से अगर एक डिग्री कंप्लीट अपनी करते हैं तो देन यू कैन मूव टूवर्ड्स अदर कंट्रीज विद अ हाई रेशियो ऑफ एक्सेप्टेंस. इन द सेम टाइम अगर आप कहते हैं कि जी आप स्टडी वीज़े पे जाएं और यू शुड गेट द सेटलमेंट, तो मैं सजेस्ट करूँगा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड. चाइना नहीं? चाइना नहीं रखना. लैंग्वेज बैरियर है. लैंग्वेज बैरियर है और चाइना आपको सिटीजनशिप भी नहीं देता. ओके. ठीक है. इन द सेम टाइम अगर आप बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा की, तो देन यू आर अवेयर फ्रॉम दिस के वंस यू लिव देयर फॉर फ्यू ईयर्स, तो अल्टीमेटली यू शुड गेट योर सिटीजनशिप. ये आपको सबसे बड़ा एडवांटेज है कि सेटलमेंट है वहाँ पर अलॉन्ग विद द फैमिली. अलॉन्ग विद द फैमिली आपका स्टूडेंट जा क्यों रहा है आउट ऑफ कंट्री? उनका मेन कंसर्न तो डेफिनेटली जैसे मिस ने कहा है कि वी शुड गेट सेटल देयर. तो यही एक मेन कंसर्न लेके जब आप जा रहे हैं तो आप अपना विजन ब्रॉडर लेके जाएं.
बिल्कुल। आप देखेंगे अगर आपके पास ये सारे ओवरऑल जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप फुलफिल कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए तो गो फॉर दैट इफ़ यू हैव इनफ बजट। अगर आपके पास लो बजट है एंड यू वांट टू गेट द 100% इंश्योरेंस ऑफ सक्सेस देन गो टुवर्ड्स द यूके। ओके अच्छा, हम सब ये भी बताएगा क्योंकि आपने आगाज़ में बात की थी ब्रेक में कि अगर आप अमेरिका का वीज़ा चाहते हैं तो अब कुछ पॉलिसीज़ में नरमी वहाँ पर दिखाई जा रही है, जो कि जिनके पास एजुकेशन बहुत अच्छी है या अचीवमेंट्स बहुत अच्छी हैं उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वो थोड़ा सा अगर आप डिटेल शेयर करें हमारे साथ। जी वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि EB2 NIW नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम ओवर द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओके कि इफ़ यू हैव सम अचीवमेंट्स ड्यूरिंग योर एजुकेशन एंड ड्यूरिंग योर एम्प्लॉयमेंट देन यू शुड गो फॉर द EB2 NIW प्रोग्राम। ओके अब उसमें इनिशियली क्या है कि इनिशियली आपकी असेसमेंट है, मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न गाइड कर देता हूँ आपकी ऑडियंस को कि इनिशियली असेसमेंट है फ्रॉम द रेलेवेंट असेसमेंट बॉडी, आपकी एजुकेशन असेस होती है, उसके बाद एक पटिशन बनती है लाइक एक एप्लीकेशन है जो सबमिट होती है टू द रेलेवेंट डिपार्टमेंट। वंस डिपार्टमेंट अप्रूव योर पटिशन, अप्रूव योर केस, तो अल्टीमेटली यू शुड गेट द ग्रीन कार्ड डायरेक्टली। इन द सेम टाइम EB3 अनस्किल्ड लेबर वर्कर वीज़ा दे रहे हैं, उसमें कोई एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है अगर आपके पास लो एजुकेशन है, बट उसका थोड़ा सा पैटर्न जो है वो जो एक टाइम फ्रेम है वो काफ़ी लेंथी है, बट EB2 शॉर्ट एंड वन है। इस तरह सेम एज इट इज़ उन्होंने E2 इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है कि इफ़ यू हैव इनफ मनी एंड यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस हेयर तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर और इन दैट सब के लिए आपको सिटीजनशिप मिल जाती है अगर आप सबके apply लिए सिटीजनशिप मिल जाती है तीनों क्लास के लिए। आप E2 की बात करें, EB2 की बात करें, EB3 की बात करें, ज़बरदस्त। यू आर सपोज टू गेट द सिटीजनशिप, आपको डायरेक्टली ग्रीन कार्ड मिलता है यहाँ से। इन द सेम टाइम आप ऑस्ट्रेलिया कनाडा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया कनाडा भी क्वालिफाइड लोगों को यहाँ से 5 ईयर्स की PR दे रहा है एंड आफ्टर लिविंग 3 ईयर्स देयर यू शुड गेट योर सिटीजनशिप, बट देयर रिक्वायरमेंट इज कि यू शुड हैव द 16 ईयर्स एजुकेशन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल ठीक है। एंड यू शुड डू द IELTS एज वेल। और इमिग्रेशन के लिए कितना टाइम पीरियड चाहिए होगा? अगर आज मैं अप्लाई करता हूँ तो कितना इंतज़ार करना होगा मेरी बारी आने में? एटलीस्ट 1 ईयर, एटलीस्ट 1 ईयर। एटलीस्ट 1 ईयर। बिकॉज अ लीजिटिमेट पाथवे है, उसमें सिक्रूटिंग बहुत ज़्यादा है, डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो डेफिनेटली इट विल टेक। अच्छा एक चीज़ लास्टली हमें तो अमूमन देखते हैं कि सारा कुछ क्लियर होता है, डॉक्यूमेंट्स बड़े स्ट्रांग होते हैं, सब कुछ कंपाइल भी किया होता है, लेकिन जो इंटरव्यू लेने का मौका होता है उस पे जो सवाल जवाब होते हैं वो कितना मायने रखता है? क्योंकि वो जो इंटरव्यूअर है उसका तजर्बा भी बहुत है, सम टाइम वो देखते ही मतलब एक जो वाइब आती है अंदाज़ा हो जाता है कि ये क्लियर हो गया, सम टाइम पता लग जाता है कि उसने उसी वक्त एक सवाल का जवाब उसने मतलब उसको ना पसंद आया। तो किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए आपको इंटरव्यू देते हुए या जब आप जा रहे हो अप्लाई करके? मैं आपको एक छोटा सा सिनेरियो बताता हूँ। व्हेन यू आर गोइंग टूवर्ड्स अ इंटरव्यू ना, USA में बेसिकली आपको वीज़ा मिलता है इंटरव्यू के बेस पे। जी जी जी। They have no concern with the documentation, they have no concern with the education, so on. They have concern with your own language body. वो फॉर्मूला क्या है? वही तो जानना चाह वो रहे हैं। फॉर्मूला ये है कि once you arrive there तो you should aware from everything whatsoever you have mentioned over the application. ओके। अब suppose कि client है इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है and he gonna mention there in application कि his parents is living in USA, बट उसको ये नहीं पता कि वो किस डेट को गए थे। वो कंसल्टेंट ने सारा उसका प्रोफाइल बनाई Exactly. है, उसको पता ही नहीं उसमें लिखा हुआ क्या है। उसमें अच्छा लिखा- अपीयरेंस भी मायने रखती है, आप दिखने में कैसे लग रहे हो, आपकी ड्रेसिंग कैसी है, बॉडी लैंग्वेज? 60% ओके। आपकी अपीयरेंस, आपकी ड्रेसिंग सेंस 60% मैटर करती है कहीं ना कहीं। अल्टीमेटली जब आप कहीं भी एंटर हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो उन्होंने देखना है। एग्जैक्टली। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है आप ट्राउजर शर्ट में अब कुछ रफ एंड टफ गए हैं तो आपको रिजेक्ट किया जाए कि आप अच्छे नहीं लग रहे। जब आप नहीं, ये डेफिनेट सिनेरियो टू सिनेरियो डिफरेंट करता है। कुछ लोग ट्राउजर शर्ट में भी अच्छे लगते हैं, हम ये भी नहीं कह सकते। कुछ लोग कि- तैयार होके भी अच्छे नहीं लगते। कुछ लोग तैयारों के भी नहीं अच्छे लगते हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ आपको तैयारी की बेस पे मिल जाएगा, बट रोल है कहीं ना कहीं इसका 60%। तो लक भी 40% इसमें मैटर करती है। लक बहुत ज़्यादा आपकी matter करता है। किस्मत कितनी धनी है आपकी। अगर आपकी किस्मत में है कि यू विल फ्लाई देयर तो फिर यू शुड गो देयर। बिल्कुल सही है। फिर आप ट्राउजर शर्ट में भी होंगे थोड़ा acceptance सदका के खैरात भी करके जाए ना, किसी को दे कई और लोग किसी को बड़ी- नाराज किया उसको भी मना के जाए। एग्जैक्टली, बड़ी हाई रेशो है इसकी। थैंक यू सो मच, बहुत आप हमारे शुक्रिया। साथ मौजूद थे। Thank you so और कुछ नए रूल्स रेगुलेशन